तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम जिस एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है डीमन स्लेयर, या फिर हम प्रिसाइसली बात करें तो डीमन स्लेयर की मूवी मुजेन ट्रेन। तुम लोगों ने भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ना इसकी डिमांड कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट अब नहीं दिया है तो फिर भैया मैं क्रोधित हो जाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन या फिर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के पहले उसे जरूर देखना, नहीं तो आपको ये वीडियो सही से समझ नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ना ऑल पे जरूर कर देना भाई। तो बस यार भाई, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You will never be the same, grab a wheel, grab a brains. Gotta talk to yourself, scare away all pain. मूवी की शुरुआत में हमें कागुया उबुयाशी की एक ग्रेवयार्ड में खड़ा दिखाया जाता है, और ये वही ग्रेवयार्ड है जहाँ पे डीमन स्लेयर्स की डेथ के बाद जिनकी बॉडी रिट्रीव हो पाती है उन्हें दफनाया जाता है। असल में कागुया जितने भी डीमन स्लेयर्स की डेथ हो चुकी है उन सबकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल खुद को मानता है, और एक तरीके से रिट्रीव हो चुके डीमन स्लेयर्स की बॉडी से मिलने जाता है। जैसा कि हम डीमन स्लेयर सीजन 1 से जानते हैं कि जो कागुया की तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो डीमन स्लेयर से ग्रेवयार्ड में मिलने जा भी नहीं पाएगा, और इसी वजह से वो अपनी तबीयत के ख़राब होने के बाद भी उनसे कैसे भी करके मिलने जाता है। उसके बाद हमें तांजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु वाला साइड दिखाया जाता है जहाँ पे वो सीजन 1 में जिस ट्रेन पे सवार हुए थे उसी ट्रेन पे होते हैं। अगर हम सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 में हमें इन तीनों को एक ऑर्डर मिलता दिखाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इन तीनों को मुजेन ट्रेन नाम की एक ट्रेन में जाके हाशिरा रेनगोकू से मिलना है और उसके मिशन में हेल्प करनी है। इवेंचुअली वो तीनों ट्रेन में सवार होने के बाद रेनगोकू को ढूंढ लेते हैं, और उनके मीटअप होने के बाद ट्रेन में थोड़ी बहुत हलचल होना चालू हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नेग्लिजिबल होती है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पहले तो तांजीरो रेनगोकू को अपने वहाँ पे होने का रीजन बताता है कि कैसे इन तीनों को हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि उन्हें रेनगोकू की हेल्प करने जाना है। उसके बाद तांजीरो को जब रेनगोकू से प्राइवेटली बात करने का मौका मिलता है तो वो रेनगोकू से अपने फादर के हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में पूछता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन में तांजीरो ने डिसाइड किया था कि उसके फादर का जो डांस है वो फायर स्टाइल डांस है, और जो हाशिरा रेनगोकू टेक्निक्स यूज करता है वो भी फायर स्टाइल होती है। तो इसी वजह से वो रेनगोकू से पूछेगा, लेकिन रेनगोकू को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। असल में तांजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु को नहीं पता था कि जो डीमन के अटैक्स हैं वो ट्रेन में ही हो रहे हैं, लेकिन बाद में रेनगोकू उन्हें कंफर्म करता है कि ट्रेन में कई सारे डीमन स्लेयर डिसअपीयर हो गए हैं, इसी वजह से वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक बहुत ही सस्पिशियस लुक के साथ एक टीसी आता है जो कि इन लोगों की टिकट को चेक करने आया है, लेकिन उसको देख के एक बार को तो मुझे लगा था कि भैया यही डीमन है, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि जो एक्चुअल डीमन होता है वो टीसी के टिकट को कलेक्ट करने के बाद आता है, लेकिन जो वहाँ पे हाशिरा रेनगोकू होता है वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस डीमन की बॉडी से उसके हेड को कट ऑफ कर देता है। ऐसा करने के बाद उस पर्टिकुलर डीमन की तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो हाशिरा रेनगोकू है वो जानता है कि ट्रेन के अंदर अभी और डीमंस है, जिस वजह से वो बाकियों को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। फिर जब वो चारों ट्रेन में आगे प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात एक और डीमन से होती है, लेकिन जो रेनगोकू है वो फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फ्रॉम राइजिंग स्कॉचिंग सन को यूज करके उस डीमन को भी आसानी से मार के काफी लोगों की जान बचा लेता है। जब तांजीरो, जेनित्सु एंड इनोसुके रेनगोकू को लड़ते हुए देखते हैं तो वो उसे देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि वो डिसाइड करते हैं वो उसके डिसाइपल बन जाएंगे, और जो रेनगोकू होता है वो उन्हें अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर भी लेता है। ये सब हो जाने के बाद हमारे डीमन स्लेयर सोचते हैं कि ट्रेन में डीमंस का सारा सीन सॉर्ट हो चुका है, जिस वजह से उन्हें नींद आती है और वो लोग सो जाते हैं। लेकिन फिर हमें ट्रेन की दूसरी साइड एक थर्ड डीमन का सिर्फ हाथ दिखाया जाता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो डीमन अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके किसी भी बंदे को इन्फिनिट स्लीप में डाल सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे डीमन स्लेयर्स को उसी बंदे ने स्लीप में डाला है। दूसरी तरफ इन्फिनिट स्लीप में ट्रैप हो जाने के बाद तांजीरो जो सपना देखता है उसमें वो अपने स्लो माउंटेन वाले घर में होता है, और वहाँ पे वो देखता है कि उसकी जिस फैमिली को सीजन 1 में मार दिया गया था उसके मेंबर्स तांजीरो के आगे जिंदा खड़े हैं। तांजीरो यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि वो रियलिटी में है या फिर एक ड्रीम में है, और उसे लगता है कि सीजन 1 में जो उसकी फैमिली मर चुकी थी वो असल में जिंदा है, और तांजीरो उन्हें गले लगा के जोर जोर से रोने लग जाता है। जब तांजीरो अपनी फैमिली के साथ वापस ड्रीम में रीयूनाइट होता है तो उसे इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगता कि वो ड्रीम में है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ अभी तक जो जो हुआ है वो ड्रीम था।
जब भी हमें ट्रेन के रूफ पे एनमू नाम का एक डीमन दिखाया जाता है, जो कि अगर आपको याद हो तो सीजन 1 के एंड में भी दिखाया गया था, और ये शायद वही डीमन है जो कि हाथ वाला डीमन था और ये अपने ब्लड डीमन आर्ट के थ्रू इन्फिनिट स्लीप में बाकियों को डाल रहा है। एनमू यहाँ पे अपने ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करता है और हमें ये बताता है कि वो किसी भी बंदे को इन्फिनिट स्लीप में डाल देने के बाद उसकी सोल को क्रश करता है, जिसके बाद उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। बट इन माई एरोगेंट ओपिनियन एनमू के इस ब्लड डीमन आर्ट में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि अगर जो ट्रैप्ड बंदा है वो अपने मेंटल लेवल पे काबू पा लेता है तो वो आराम से एनमू के ब्लड डीमन आर्ट को एस्केप कर सकता है। लेकिन इसके बाद हमें एनमू के कुछ चेले दिखाए जाते हैं जिनको एनमू ने ट्रैप डीमन स्लेयर्स के ड्रीम में इन्वेड करके उन्हें जान से मार देने का ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ इनोसुके, जेनित्सु एंड रेन गोकू भी अपने डिफरेंट ड्रीम्स में फंसे हुए होते हैं, जिनमें जेनित्सु और इनोसुके के जो ड्रीम होते हैं वो बिल्कुल भी खास नहीं होते। जैसे तांजीरो को अपनी फैमिली का ड्रीम आया था, मुझे लगा था कि जेनित्सु को भी उसके ग्रैंडफादर का ड्रीम आएगा, लेकिन ये निब्बा अपनी नेजुको के साथ सिंपिंग कर रहा है। फिर हमें रैन गोकू का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फादर के सामने होता है और वो अपने फादर को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि फाइनली उसने हाशिरा बन के अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। रैन गोकू को लग रहा था कि उसके फादर उसकी इस अचीवमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन उल्टा उसके फादर उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वैसे तो आई डोंट थिंक मुझे आपको ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो ड्रीम है इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बस डीमन स्लेयर जो ट्रैप है उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है कि वो क्या चाहता था और उसे क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर इसके बाद रैन गोकू की बात अपने छोटे भाई से होती है और उसका छोटा भाई उससे पूछता है कि रैन गोकू की अचीवमेंट को सुनने के बाद उसके फादर ने उसे अप्रिशिएट किया या नहीं। तो इसके जवाब में रैन गोकू अपने छोटे भाई को झूठ नहीं कहता, वो बता देता है कि उसके फादर जरा भी खुश नहीं हुए, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो अपना बेस्ट देता रहेगा। ऑब्वियसली रैन गोकू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फादर का रिएक्शन सुन के उसका छोटा भाई डीमोटिवेट हो जाए। फिर हमें वापस ट्रेन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे ड्रीम में ट्रैप डीमन स्लेयर्स की एक्चुअल बॉडी प्रेजेंट है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एनमू के चेले हैं वो हमारे डीमन स्लेयर्स या फिर जिस किसी को भी एनमू ड्रीम में ट्रैप करता है उसके ड्रीम में इन्वेट करके कॉन्शियसली चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि एनमू जो ड्रीम बनाता है उसके अंदर का जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, और अगर एनमू के चेले डीमन स्लेयर्स के ड्रीम में इन्वेट करके उनके सोल के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही एनमू के जितने भी सारे चेले होते हैं वो डीमन स्लेयर्स के ड्रीम में अलग अलग होके फैल जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक चेला जाता है रैन गोकू के ड्रीम में। लेकिन बीइंग एन हाशिरा, रैन गोकू की बॉडी इतनी ज़्यादा ट्रेंड है कि जैसे ही वो चेला रैन गोकू के ड्रीम में इन्वेट करता है तो उसकी बॉडी को पता चल जाता है और जो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पे वो उस डीमन की फिजिकल बॉडी पे अटैक कर देती है। मतलब कि हाशिरा रैन गोकू की जो बॉडी होती है वो फिजिकल वर्ल्ड में खुद मूव करती है जबकि वो स्टिल ड्रीम में होता है, और ये है डेमोन्स्ट्रेशन हाशिरा की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का। दूसरी तरफ तांजीरो ड्रीम में अपनी फैमिली से रीयूनाइट होने के बाद अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में लग जाता है, लेकिन जब वो एक रिवर में पानी भरने के लिए जाता है तब पता नहीं कैसे पर ड्रीम में उसकी अपनी ही छवि आके उसे अवेयर कराती है कि वो एक ड्रीम के अंदर फंसा हुआ है और असल में ट्रेन में वो अंडर अटैक है। ये सब हो जाने के बाद जो तांजीरो की छवि है वो तो गायब हो जाती है, लेकिन तांजीरो जब अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचता है तो वहां जाके वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये सच में एक ड्रीम है तो वो इससे बाहर कैसे निकले। जब भी ट्रेन वाले साइड हमें पता चलता है कि जिस डीमन ने सारे डीमन स्लेयर्स को ड्रीम के अंदर कैप्चर कर लिया था वो असल में नेजुको को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि नेजुको तो खुद ही एक डीमन है। नेजुको जब देखती है कि सारे डीमन स्लेयर्स अपनी स्लीप में कैप्चर हो चुके हैं तो वो तांजीरो को उठाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी तांजीरो को नहीं उठा पाती तो उसके बाद तांजीरो के सामने नेजुको जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद तांजीरो को अपने ड्रीम में रियलाइज होता है कि उसे अब उठना ही होगा कैसे भी करके। जब मुजान किबुत्सुची ने तांजीरो की फैमिली को मार डाला था तो उसके बाद तांजीरो की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से वापस से रीयूनाइट होता है तो उसका दिल काफ़ी हल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तांजीरो एक बात बहुत अच्छे से समझता है कि वो ड्रीम के अंदर हमेशा के लिए नहीं रह सकता और उसे अपनी फैमिली को वापस से छोड़ के जाना होगा। तांजीरो यहाँ पे जरूर से विश करता है कि काश वो अपनी फैमिली के साथ पूरी इटर्निटी तक रह पाता, लेकिन ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़ के अपने ड्रीम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए भागने लग जाता है। तांजीरो के ड्रीम में जब एनमू का चेला ये सब होते हुए देखता है तो वो इमीडिएटली समझ जाता है कि उसे तांजीरो के स्पिरिचुअल कोर को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करके उसे जान से मारना होगा। लेकिन जब एनमू का चेला ऐसा करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि तांजीरो का जो स्पिरिचुअल कोर है वो काफी ज्यादा प्योर है, मतलब कि तांजीरो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है।
अगर हम दूसरी तरफ जेनित्सु एंड इनोसुके के ड्रीम की बात करें तो वहाँ पे जो जेनित्सु एंड इनोसुके होते हैं वो अपने अपने ड्रीम में आए एनमू के चेलों को आइडेंटिफाई करके उन पे अटैक करने लग जाते हैं। वैसे तो उन दोनों को ये बात नहीं पता होती कि वो जिन पे अटैक कर रहे हैं वो एनमू के चेले हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता होती है कि उन चेलों को वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें तांजीरो का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर अपीयर होके काइंड ऑफ उसे गाइड करते हैं, जिसके बाद उनके सजेशन को फॉलो करते हुए तांजीरो अपने नेक को अपनी बॉडी से कट ऑफ कर देता है। तांजीरो जैसे ही ये करता है तो ड्रीम में उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में जाग जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि नेजुको के अलावा बाकी सारे उसके साथी ड्रीम के अंदर अभी भी कैप्चर्ड हैं। तांजीरो जब ये सब देखता है तो वो इमीडिएटली समझ जाता है कि ये सब किसी डीमन के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से हो रहा है, और ये सब तब हुआ जब ट्रेन का टीसी इनकी टिकट को कलेक्ट करने आया था। उसके बाद तांजीरो देखता है कि जो सारे डीमन स्लेयर्स ड्रीम के अंदर ट्रैप है उन सब के हाथ में एक रोप बंधी हुई है, और वो सोचता है कि अगर वो उसे कट करके रिमूव कर देगा तो सब सही हो जाएगा। फिर तांजीरो नेजुको को कह के उसके ब्लड डीमन आर्ट के थ्रू सारे बंदों के हाथ से जो रोप बंधी हुई है उसे रिमूव करवा देता है, लेकिन उसका फिर भी कोई फायदा नहीं होता और सबके सब स्टिल ड्रीम में ट्रैप्ड होते हैं। जब भी रियल वर्ल्ड में एनमू के जो चेले होते हैं वो तांजीरो के सामने उस पे अटैक करने की पोजीशन ले लेते हैं, तो तांजीरो भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तांजीरो एनमू के उन चेलों में से 3 चेलों को फाइट करके डिफीट कर देता है, बट उनमें से जो एक चेला होता है वो होता है जो तांजीरो के स्पिरिचुअल कोर तक गया था, और वो इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि वो तांजीरो से फाइट नहीं करता और सब कुछ पीसफुली सॉर्ट कर देता है। तांजीरो फिर ये सारी चीजें हो जाने के बाद अपनी सेंस ऑफ स्मेल की हेल्प से उस एक्चुअल डीमन की पोजीशन को लोकेट कर लेता है जो कि ट्रेन के टॉप पे बैठा हुआ होता है। वहां जाके तांजीरो समझ जाता है और डिसाइड कर लेता है कि अगर वो उस डीमन को मार देता है तो उसके जो फेलो ट्रैप्ड डीमन स्लेयर्स है वो अपने ड्रीम से आजाद हो जाएंगे। इसके बाद तांजीरो एनमू पे वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स यूज करके उस पे ऑल आउट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो एनमू होता है वो बार बार अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके तांजीरो को स्लीप में डालता जाता है। लेकिन इस बार एनमू अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके जितनी बार भी तांजीरो को स्लीप में डालता है वो अपनी मेमोरीज की वजह से हर बार अपनी स्लीप में सुसाइड करके कंटिन्यूसली बार बार बाहर आता है। एनमू तांजीरो को जितनी बार भी ड्रीम्स में डालता है वो ड्रीम्स कई बार तो पीसफुल होते हैं, लेकिन कुछ बार वो काफी ज्यादा डार्क होते हैं, जिस वजह से तांजीरो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन वहां पे तांजीरो कैसे भी करके हर बार एनमू के ब्लड डीमन आर्ट को ब्रेक करके सुसाइड करके ड्रीम से बाहर आ ही जाता है। जब ये सीन चल रहा था तो पूरे वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि एनमू ने तांजीरो को कोई ऐसा ड्रीम क्यों नहीं दिखाया जिसमें वो ट्रेन में ही आके एनमू को डिफीट कर देता है और उसके बाद सब बढ़िया हो जाता है। अगर वो तांजीरो को ऐसा ड्रीम दिखा देता तो तांजीरो श्योरली ये चीज डिटरमाइन नहीं कर पाता कि वो ड्रीम के अंदर है और वो ऊपर से वहाँ पे सुसाइड करने की भी कोशिश नहीं करता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ओपिनियन के बारे में कोई एक भी फक नहीं देने वाला, तो हम अपने ओपिनियन को अपने पास ही रख लेते हैं। बट एनीवेज तांजीरो अल्टीमेटली उस डीमन पे अटैक करके उसके हेड को उसकी बॉडी से कट ऑफ कर देता है, जिसके बाद तांजीरो को लगता है कि डीमन की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डीमन के पास मुजान किबुत्सुची के ब्लड को सीजन 1 में कंज्यूम करने के बाद एक अलग से एबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को ट्रेन के साथ मर्ज कर सकता है। एंड ऐसा होने के बाद डीमन का मरना तो दूर बल्कि उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो एक तरीके से उसकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, जिन्हें वो जब चाहे मार सकता है। यहाँ पे एनमू ट्रेन में कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर के सारे पैसेंजर्स को इंक्लूडिंग ट्रैप्ड डीमन स्लेयर्स जान से मारने वाला होता है, लेकिन नेजुको को उसी वक्त इनोसुके को उसके ड्रीम से उठा के फ्री कर देती है। फिर ऐसा होने के थोड़ी देर बाद जेनित्सु अपने बेड एज स्लीपिंग मोड में आ जाता है, जिसके बाद वो पहले नेजुको को प्रोटेक्ट करता है और फिर अल्टीमेटली तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु एंड नेजुको साथ मिलकर ट्रेन वाले पैसेंजर्स को एनमू के न्यू फॉर्म से बचाने के काम में लग जाते हैं। लेकिन वो चारों साथ मिलकर एनमू के न्यू फॉर्म पे जितना मर्जी उतना अटैक कर ले, लेकिन वो इतनी जल्दी रीजनरेट होता है कि उसे देख के ऐसा लगता है उसे कभी भी डिफीट किया जा ही नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त हमारा हाशिरा रेनगोकू भी अपनी स्लीप से बाहर आ जाता है, और ऐसा होने के बाद वो डीमन को आते से इतना डैमेज दे देता है कि वो थोड़ी देर रिकवर ना हो पाए, और उतनी देर में वो अपने नेक्स्ट अटैक को प्रिपेयर करने लग जाता है। रेनगोकू यहाँ पे अपनी तरफ से तांजीरो को कहता है कि वो ट्रेन में टोटल 8 कार्ड्स होने की वजह से उनमें से रियर साइड के 5 कार्ड्स के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, एंड जो रेस्ट ऑफ द कार्ड्स है उसे संभालने का काम नेजुको एंड जेनित्सु का होगा। लेकिन उतने वक्त में तांजीरो को कैसे भी करके डीमन के रियल हेड को ढूंढ के उसे एनी हाउ कट ऑफ करना होगा। तांजीरो एंड इनोसुके थोड़ी देर बाद ये फिगर आउट कर लेते हैं कि डीमन का जो एक्चुअल हेड है वो ट्रेन के इंजन रूम के नीचे सिचुएटेड है, लेकिन जब वो उस पर अटैक करने जाते हैं तो डीमन अपनी जान बचाने के लिए उन पे पलटवार करता है। बहुत देर तक एनमू से फाइट करते रहने के बाद जब वो दोनों फाइनली उसके नेक को डिस्कवर कर लेते हैं तो वो अपने नेक पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा लेता है, जिसके बाद से वो लोग उस पर अटैक करके उसे आसानी से मार ना पाए।
लेकिन इसके सॉल्यूशन में तांजीरो इनोसुके को कहता है कि वो दोनों बारी बारी से अपने ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज करके उस पर अटैक करेंगे, जिस वजह से जब इनोसुके उस पर अटैक करेगा तो उसका प्रोटेक्शन हट जाएगा और जब तांजीरो अटैक करेगा तो फाइनली डीमन मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि एनमू को उसके नए फॉर्म के साथ कई सारी आइस मिल गई हैं, जिसके बाद वो उन्हें यूज करके बार बार हमारे तांजीरो और इनोसुके को ड्रीम में डालता जाता है। यहाँ पे वापस से एनमू तांजीरो को जितनी बार स्लीप में डालता है, तांजीरो हर बार वहाँ पे सुसाइड करके वापस रियलिटी में आता है, लेकिन इस बार इतना ज्यादा होता है कि तांजीरो का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन यहाँ पे एनमू इस बार जितनी भी कोशिश करता है वो इनोसुके को ड्रीम में ट्रैप नहीं कर पाता, क्योंकि इनोसुके का जो आई का प्लेसमेंट है वो काफी अजीब सा है और इस वजह से इन लोगों को काफी एडवांटेज है। इसके बाद तांजीरो एंड इनोसुके साथ मिलके उस डीमन पे अटैक करने लग जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक उस पे अटैक करते हैं, जिसके बाद उन्हें अटैक करने में काफी मुश्किल आती है और उनके रास्ते में काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनोसुके तांजीरो के लिए रास्ता बनाता है। तांजीरो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए डीमन के नेक पे हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद एनमू का जो हेड है वो इमीडिएटली कट ऑफ हो जाता है और एनमू की डेथ हो जाती है। लेकिन तांजीरो के एनमू को जान से मारने के पहले ट्रेन के टिकट कलेक्टर ने तांजीरो को सिर्फ इसी वजह से स्टैप कर दिया था क्योंकि तांजीरो एनमू पे अटैक कर रहा था, जिस वजह से वो अपने ट्रैप ड्रीम में से बाहर आ गया था। लेकिन वो बंदा हमेशा के लिए अपनी मर्जी के ड्रीम में ट्रैप होकर रहना चाहता था और एनमू के जो बाकी चेले हैं वो भी इसी वजह से उसका साथ देते थे, क्योंकि वो उन्हें उनकी मर्जी के ड्रीम में रहने देता था। लेकिन जब तांजीरो एनमू को जान से मारने की कोशिश कर रहा था तो एनमू के ब्लड डीमन आर्ट से सारे लोग बाहर आ गए थे और टिकट कलेक्टर ने तांजीरो को स्टैप करके उसकी हालत बहुत बुरी कर दी। और इसके बाद तांजीरो ने जब एनमू को जान से मार दिया तो मरने के पहले एनमू ट्रेन के बाकी सारे नॉर्मल पैसेंजर्स को जान से मारने की कोशिश में होता है, लेकिन रेनगोकू, जेनित्सु एंड नेजुको उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर एनमू की डेथ के बाद जो ट्रेन होती है वो ऑफ ट्रैक हो जाती है, जिसके बाद उसके अंदर बैठे लोगों को काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं, यहाँ तक कि जिस टीसी ने तांजीरो को स्टैप किया था उसको भी। तांजीरो के साथ जो बाकी डीमन स्लेयर्स हैं वो अपने अपने काम में बिजी होते हैं और वहाँ पे जो इनोसुके होता है वो टीसी की हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि तांजीरो काइंड पर्सन है तो वो इनोसुके को फोर्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद हाशिरा रेनगोकू जब तांजीरो को काफी ज्यादा इंजर्ड देखता है तो वो तांजीरो को उसकी ब्रीदिंग का यूज करके उसके ब्लीड हो रहे वुंड को कवर करने का तरीका बताता है। और तांजीरो जब हाशिरा रेनगोकू की बात सुन के अपनी ब्रीदिंग को कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसके बाद उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है और बीइंग अ ग्रेट मेंटोर रेनगोकू ये काम काफी आसानी से कर लेता है। लेकिन वहाँ पे जब सबको लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी वहाँ पे अकाजा नाम का एक बहुत ही बैड ऐसा डीमन स्लेयर आके रेनगोकू और तांजीरो के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उसके बाद वहाँ पे तांजीरो तो मूव करने की हालत में नहीं होता, लेकिन रेनगोकू और अकाजा जब एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं तो वो देखते से समझ जाते हैं कि उन दोनों का ही अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके साथ ही साथ वो एक दूसरे की रैंक भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो रेनगोकू है वो एक हाशिरा है और जो अकाजा है वो वन ऑफ द 12 किजुकी का मेंबर है। फिर उसके बाद वहाँ पे बिना किसी देरी के रेनगोकू एंड अकाजा की एक बहुत ही बढ़िया वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे मैं आपको यहाँ पे ऐसा क्लिप शो नहीं कर सकता फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बट आई बिलीव इस वक्त आपके सामने जो इमेजेस हैं उसे देख के आप फाइट का लेवल डिटरमाइन कर सकते हो। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फाइट देखना चाहते हो तो आप मूवी जाके जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जब रेनगोकू एंड अकाजा की बैटल स्टार्ट होती है तो वो काफी लंबी चलती है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। कभी हमें रेनगोकू अकाजा को मारते हुए दिखता है तो कभी हमें अकाजा रेनगोकू को मारते हुए दिखता है। स्पेशली इस पॉइंट पे जिस स्केल पे मूवी के एनिमेशंस किए गए हैं ना, दे आर टोटली एपिक। और अगर आपको इन जनरल भी डीमन स्लेयर एनिमे नहीं पसंद तो आपको इस मूवी के एनिमेशंस के लिए इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। बट एनीवेज जो अकाजा है वो फाइट में धीरे धीरे रेनगोकू को ओवरकम करने लग जाता है और बार बार उसे एक ही बात कहता है कि रेनगोकू को एक डीमन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो जितनी बार भी पूछता है रेनगोकू उससे हर बार प्राउड होकर मना करता है। यहाँ पे रेनगोकू अपनी तरफ से अकाजा को जितनी बढ़िया टक्कर दे सकता है उतनी बढ़िया टक्कर देने की कोशिश करता है और जो बाकी के डीमन स्लेयर्स हैं वो तो चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हेल्प करते हैं तो वो कोशिश में मारे जाएंगे। रेनगोकू यहाँ पे अकाजा को काफी ज्यादा डैमेज देता है, लेकिन अकाजा बार बार उससे रिकवर हो जाता है। ऊपर से अगर हम स्पीड की बात करें तो अकाजा रेनगोकू से इन टर्म्स ऑफ स्पीड काफी ज्यादा फास्ट था, जिस वजह से वो उसे कंपेरेटिवली काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। यहाँ तक कि अकाजा रेनगोकू पे अटैक करके उसकी एक आग भी खत्म कर देता है और बदले में जो रेनगोकू है वो भले ही अकाजा पे फ्लेम ब्रीदिंग, थर्ड फॉर्म, ब्लेजिंग यूनिवर्स जैसे कई सारे अटैक्स करता है, लेकिन अकाजा के स्ट्रांग होने की वजह से उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर जब रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर यूज करता है तो उससे अकाजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके बाद एक स्प्लिट सेकंड के लिए अकाजा डाउन भी हो जाता है।
है। बट अल्टीमेटली अकाजा रेनगोकू के सारे अटैक से रिकवर होके ऐसा हो जाता है कि उसे कभी डैमेज पड़ा ही ना, और साथ ही साथ जो रेनगोकू है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे एक साथ एक अटैक करते हैं, जिनमें से रेनगोकू के अटैक का नाम फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म इसोटेरिक आर्ट होता है और अकाजा के अटैक का नाम डिस्ट्रक्टिव दैट अनाइलेशन टाइप होता है। जैसे ही इन दोनों के ये अटैक्स आपस में क्लैश होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें रेनगोकू अकाजा की बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन जो अकाजा होता है वो रेनगोकू के स्टमक पे पंच करके उस पंच को स्टमक के आर पार कर देता है, जिसके बाद रेनगोकू के पेट में एक होल हो जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जब भी रेनगोकू देखता है कि सनराइज होने वाला है और अगर वो थोड़ी और देर तक अकाजा को पकड़ के रख सकता है तो वो उसे इंसिनरेट कर देगा, और ऐसा करने में तांजीरो और इनोसुके भी रेनगोकू की हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि अकाजा को भी उनके प्लान का पता था कि वो उसे इंसिनरेट करना चाहते हैं, तो वो काफी ज्यादा फोर्स का यूज करके फाइनली उनकी ग्रिप से भाग जाता है, जिसके बाद उसे रोकने के लिए कोई कुछ कर भी नहीं पाता। तांजीरो उसे रोकने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड को थ्रो जरूर करता है, जो कि जाके उसे स्टैब भी करती है, लेकिन अकाजा अल्टीमेटली उस स्वॉर्ड के साथ ही वहां से भाग जाता है। तांजीरो को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि डीमंस इतने ज्यादा कावर्ड होते हैं कि सन से बचने के लिए डीमन अपनी डेथ बैटल को छोड़ के चला गया। क्या उनमें जरा भी प्राइड नहीं होती? तांजीरो की नज़र में ये बैटल रेनगोकू जीत गया। भले वो अकाजा को जान से नहीं मार पाया, लेकिन इस बैटल में रेनगोकू इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है कि वो खुद भी जानता है कि उसकी बहुत ही जल्द डेथ होने वाली है। रेनगोकू यहाँ पे मरने के पहले तांजीरो को बताता है कि उसके घर में उसके फादर के फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और अगर तांजीरो वहाँ पे तलाशता है तो उसे अपने फादर के हिनोकामी कागुरा डांस की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे रेनगोकू तांजीरो को अपनी फैमिली के लिए कुछ मैसेजेस देता है, जिसके हिसाब से तांजीरो को उसके भाई को कहना है कि वो कभी अपना होप लूज ना करे और हमेशा अपने दिल लगा के काम करे। एंड इसके साथ तांजीरो को रेनगोकू के फादर को ऐसा कहना होगा कि वो अपना एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फिर इसके बाद रेनगोकू कहता है डैट उसे तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु एंड नेजुको पे पूरा यकीन है कि वो काफी वर्दी लोग हैं और वो अपने ड्रीम को अचीव करेंगे, एंड ही इज टोटली प्राउड ऑफ देम। एंड ये सारी चीजें हो जाने के बाद रेनगोकू जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे अपनी डेड मदर की छवि नजर आती है, जिसके बाद वो एक छोटी सी स्माइल देके अपनी सांसें तोड़ देता है। तांजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उनके पास रेनगोकू को बचाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो तीनों यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, जिस वजह से वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो अपने फेलो डीमन स्लेयर को बचा सकें। जल्दी ये सारी बातें डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचती है और वहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है, और इसी तरह हमारी डीमन स्लेयर मूवी मुजेन ट्रेन एक बहुत ही सैड कंक्लूजन के साथ एंड हो जाती है। तो बस यार भाई, आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, जिसके बाद हमारी डीमन स्लेयर मुजेन ट्रेन मूवी कंप्लीटली कवर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। शहर अनजान था, मैं वहाँ मेहमान था, भटकता कैसे जबर रास्ता मुझे जानता, तजुर्बा इतना आज भी हाथ नहीं कांपता, माना तू बड़ा दोगला सिक्का 5 का, पर मैं तेरे जैसा नहीं, मैं नहीं उड़ा रहा बाप का पैसा भाई, जब घर छोड़ा साथ छोड़ा लेना पैसा भी, अब बनना मेरे जैसा भाई, मैं जैसा भी, लोग आज भी ढूंढे मेरी रेसिपी, मास्टर पी या मास्टर टी, I let my word play, don't come after me।